नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ दिवस के परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। सीआरपीएफ दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बल को ध्वज प्रदान किया गया था। समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह कल शाम मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर दर्जनों याचिकाओं पर आज फिर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली 72 से अधिक याचिकाओं के समूह पर कल हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने करीब 2 घंटे सुनवाई के बाद कोई फैसला या निर्देश नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अंतरिम आदेश के जरिए रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून पर विपक्ष द्वारा विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून का हर जगह स्वागत किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए प्रदर्शन कर रहा है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय के अंदर भय पैदा करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय का विकास हो। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून का नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों पर होने वाले प्रभावों का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री व पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों और भाजपा नेताओं के साथ कोलकाता में डीजी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवारों की बात को गंभीरता से ना लेते हुए मुश्किल से 10 मिनट ही बात की। वहीं भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए समय नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि हमारी सुरक्षित घर वापसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में फैली हिंसा के शिकार लोग जान बचाने के लिए क्षेत्र से पलायन के लिए विवश हैं। कुछ लोगों ने झारखंड में अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली है। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने आज फिर बुलाया है। ईडी दफ्तर में वाड्रा से पिछले 2 दिन से पूछताछ हो रही है। ये पूरा मामला साल 2018 का है। तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खिरकी दौला थाने में ये केस दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती एयरपोर्ट के उद्घाटन को महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी बताया। सोशल मीडिया की पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरावती में एक सक्रिय एयरपोर्ट से क्षेत्र में वाणिज्य और संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां आज उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर पटना में आज महागठबंधन की बैठक होगी। बैठक में चुनावी एजेंडे और सीएम चेहरे पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के लोग अपनी बात को रखेंगे और कैसे आगे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी।
उत्तराखंड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना के अंतर्गत टनल 8 में पहली बार TBM यानी टनल बोरिंग मशीन से खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने रिकॉर्ड को बनते देखा। ये हिमालयन रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुरंग तैयार हुई है, अब जल्द ही कर्णप्रयाग तक रेल भी पहुंचेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेल संपर्क से जुड़ने पर 4 धाम यात्रा और सुगम हो जाएगी। संस्कृत भारती दिल्ली द्वारा 1008 संस्कृत संभाषण शिविर अभियान की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली में 1008 स्थानों पर संस्कृत को सिखाया जाएगा। दिल्ली में 23 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाला ये एक ऐतिहासिक प्रयास है। इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने 4 धाम यात्रा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने मेगा सर्जिकल कैंप के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उप जिला अस्पताल भद्रवाह का दौरा किया। उपराज्यपाल आज कैंप का उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उत्तराखंड में प्रशासन की टीम ने हरिद्वार में कुंभ मेला भूमि पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। हैदराबाद की अदालत ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राजस्थान और गुजरात में आज लू की स्थिति बने रहेगी। बिहार, असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में आंधी और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह आर्थिक गलियारा आपसी मित्रता और सहयोग के बल पर दुनिया में सर्वोत्तम सप्लाई चेन साबित होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1.3 करोड़ से अधिक लोगों को इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की है। इसमें हेल्थ, लाइफ और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवर शामिल। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि GEM के माध्यम से खरीदार संगठन ग्रुप मेडिक्लेम, व्यक्तिगत दुर्घटना और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियों को आसानी से खरीद सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लाभार्थियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त CRPF डे परेड में शामिल हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। यादव जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक CRPF श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, आज जिन्होंने इतनी शानदार परेड की है, वो देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए CRPF के जवान और उपस्थित सभी CRPF के परिवार को बहुत सम्मान सहित मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां आने से पहले CRPF की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का स्वर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले
ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी की सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। भाइयों और बहनों, 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की।
इसलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीएपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखनी हो या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से पारित कराना हो, हर जगह सीआरपीएफ के जवानों ने मन देकर सच्चे मन से ड्यूटी निभाने का काम किया है। और मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, बहुत सारी आशंकाएं हो रही थी, मगर मुझे गर्व है मेरे सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा बलों के जवानों ने इतनी सुरक्षा सुनिश्चित की कि एक बूथ को भी लूटने नहीं दिया और एक भी जगह गोली भी नहीं चलानी पड़ी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने विगत 5 साल में नक्सल क्षेत्र के अंदर 400 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए हैं और इसी का कारण है कि 10 साल में नक्सल हिंसा में 70% से ज्यादा कमी आई है और वो अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के उपनिषदों का संस्कार है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ श्रीलंका, हैती, कोसाओ, लिब्रिया कई जगह पे सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों के साथ रहकर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है और इसी का कारण है कि अब तक कुल 2708 विभिन्न पदक बल ने प्राप्त किए हैं। वो सभी सीएपीएफ में
सबसे ज्यादा पदक अगर किसी को मिले हैं तो मेरे सीआरपीएफ के जवानों को। चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा हो, या महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह सीआरपीएफ ने जवानों ने मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है। स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, त्रिरंगा यात्रा, स्वच्छता ही सेवा, एक पेड़ मां के नाम, कई अभियानों को सीआरपीएफ ने एक बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारकर ये भी सिद्ध किया है कि हाथ में बंदूक तो है, मगर देश की, समाज की हर समस्या के सामने लड़ने के लिए सीआरपीएफ हमेशा सजग है। और मित्रों, कोरोना काल में भी सीआरपीएफ ने ढेर सारी जगहों पे अपनी जान जोखिम में डालकर कई जवानों ने स्वयं को कोरोना ग्रस्त कर लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया, खाना भी पहुंचाया, टीकाकरण में मदद भी की और ढेर सारे अभियानों से समाज की सुरक्षा का काम किया है। मैं एक और बात के लिए भी सीआरपीएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विगत 5 साल में हमने तय किया था कि 5 साल में 5 करोड़ पौधों का रोपण सीआरपीएफ के सारे बल मिलकर करेंगे। इसका पहला पौधा सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में मैंने रखा था। 1 करोड़वा पौधा भी सीआरपीएफ के कैंपस नांदेड़ में ही रखा। 4 करोड़वा पौधा भी मैंने यूपी के सीआरपीएफ के कैंप में ही रखा। और आज 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर हमने पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छी जागरूकता दिखाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सीआरपीएफ के कल्याण के लिए, हमारे जवानों के कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। देश भर के 7 दुर्गम क्षेत्रों में एयर कुरियर सर्विस को लागू किया गया और हाल ही में भारत सरकार ने वेतन और भत्ते में निरंतर सुधार हेतु 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। हमने 42 लाख से अधिक आयुष्मान सीआरपीएफ के कार्ड दिए हैं, जिसके तहत हजारों हॉस्पिटल आज सीआरपीएफ कर्मी और उनके परिवारजनों के लिए उपलब्ध हैं। लगभग आवास योजना में हमने 9.5% सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया है। सीआरपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च कर 6.5 लाख कर्मियों को खाली आवास देने के लिए हमने प्रयास किया और 1 लाख से अधिक आवास हमने आवंटित कर दिए हैं। अब बल में महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। इनके लिए भी 124 महिला बैरक की अप्रूवल दी है। इसमें से 109 बन गई है और 450 बैरक बनाने का काम चालू करने का गृह मंत्रालय ने तय किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत सीआरपीएफ कर्मचारियों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की सुविधा, केंद्रीय अनुग्रह राशि को वैज्ञानिक बनाना, विकलांगता अनुग्रह राशि में 50% की वृद्धि करना और 119 मास्टर भंडार और 1794 सहायक भंडार के माध्यम से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारों को भी हमने ज्यादा लोकार्पण बनाया है। मित्रों, आज आपकी भव्य, मनमोहक, डिसिप्लिन और शानदार परेड को देखकर किसी का भी मन वाह सीआरपीएफ बोल जाए, इस तरह से आपने परेड की तैयारी की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आज आशा व्यक्त कर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीआरपीएफ को और विशेषकर
सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं और शहीदों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। तो मध्य प्रदेश के नीमच में आज गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और जहां पर सीआरपीएफ डे परेड समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो देश में किसी भी कोने में जब अशांति का माहौल होता है और मुझे पता चलता है कि सीआरपीएफ मौजूद है तो विश्वास होता है कि जीत सुनिश्चित है। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, राम मंदिर हो, देश की संसद हो, जहां जहां पर अशांति फैलाने के नापाक इरादों से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहां पर सीआरपीएफ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए किस तरह से नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि 2026 वो साल होगा जब नक्सलवाद का सफाया इस देश से किया जाएगा और जिसमें सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो।